नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध कह सकते हैं या उनकी साहित्यिक की डायरी से लिया गया एक अंश जो आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। प्रसिद्ध व्यंग लेखक परछाई जी के निवेदन पर वसुधा पत्रिका में मुक्तिबोध ने नई कविता के प्रति अपने विचारों को अपनी डायरी के इस अंश में लिखे थे। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर बात करने से पहले मुक्तिबोध के विषय में अगर थोड़ी चर्चा हो जाए तो क्या बुरा है। मुक्तिबोध मूलतः कवि हैं, किंतु एक बुद्धिवादी कलाकार है। उनकी आलोचना दृष्टि में मौलिकता एवं पैनापन। वे एक समाजशास्त्रीय चिंतक हैं। उनके चिंतन में मनुष्य का केवल बाह्य ही नहीं बल्कि अंतर भी झांकता हुआ मिलता है। 7वें दशक में यांत्रिकता एवं मनुष्यता को लेकर हिंदी रचनाकारों में जो महाभारत छिड़ा, उसके समाधान के लिए मुक्तिबोध की अपनी नया दृष्टिकोण है। काव्य की कह सकते हैं कि काव्य की जो सृजन प्रक्रिया पर उन्होंने प्रबल विचारों तेजकता है, अर्थात उनके विचारों में एक अलग तरह का तेजपन है जिनसे उससे असहमत होने वाले भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि जिस कवि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति जितनी तीव्र होगी उसकी कविता में वैसा ही जुझारूपण होगा। इसी भावना से उद्वेलित होकर उन्होंने कवि के लिए कवि की व्यक्तिगत ईमानदारी की सराहना की है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक में वे लिखते हैं, जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में कटमूल्यपन के विरोधी हैं। उनकी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समीक्षा में तेजस्विता है। उनमें एक ऐसी विचारोत्तेजकता है कि जिससे विरोधी दृष्टि रखने वाले भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। काव्य की सृजन प्रक्रिया पर उनका निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि जिस कवि में आत्मनिरीक्षण जितना तीव्र होगा वह कंडीशन्ड साहित्यिक रिफ्लेक्स से उतना ही जूझ सकेगा। उनके निबंधों में ईमान और अनुभव की वह पारदर्शिता है जो कि प्रथम श्रेणी के लेखकों में पाई जाती है। उन्होंने अपनी आलोचना में ऐसे अनेक तथ्यों को उद्घाटित किया है जिन पर साधारणतः ध्यान नहीं दिया जाता है। वे अपने व्यक्तिक संघर्ष से अपने निबंधों में जीवंतता बनाए रखने में सक्षम है। मुक्तिबोध की जो फैंटेसी, मुक्तिबोध जो कविता में अपनी फैंटेसी दिखाते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? उनकी फैंटेसी को वो कहते हैं कि वह एक, उनकी फैंटेसी क्या है? अनुभूति की कन्या। अनुभूति की कन्या अर्थात समाज से जो अनुभव करता है। उनकी कविता तथा कृति में एक चिक है। उनकी इस अयथार्थ बौद्धिकता और अयथार्थ कलात्मकता के विरुद्ध बहुत से लोग नाक सिकुड़ते रहते हैं, किंतु यह आलोचकों की भूल है। अकेले मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता को तोड़कर फोड़कर उसे गद्य के समीप ला देते हैं। इस तरह का प्रयास आज तक किसी कवि के द्वारा नहीं किया गया। वे कविता को परम स्वाधीन और कभी न खत्म होने वाली एक धारा मानते हैं।
वे कविता को विश्व यात्री मानते थे। वे मानते थे कि कवि या कलाकार में एक रोमांटिकता होती है जो उसकी रचना को सार्थक बना देती है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक में वे लिखते हैं, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। इसलिए उन्हें काव्य सृजन के दौरान में अभिनेतृत्व करने, स्वांग रचने, लंबा चौड़ा हाँकने आदि आदि की पूरी छूट है। वे कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक संस्था है, यह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं। मुक्ति को बोध की एकमात्र इच्छा यही थी कि कविता में आत्मविश्लेषण की क्षमता के साथ साथ छायावादी भाव संकुलता भी होनी चाहिए। समाज के प्रति जिम्मेदारी का एक अटल बोझ की तरह उन पर हमेशा हावी रहता है। इसीलिए प्रसाद की भांति एक रसता की भावना उसमें दृष्टिगोचर होती है। उसमें एक ही धुन है, एक ही रटन है। इसलिए उनकी कविता की सीधी मार हमारे मन पर पड़ती है। मुक्तिबोध की भावुकता भारतीय मन की भावुकता है, जो अटपटी होते हुए भी हमें प्रभावित करती है। छायावादी कविता से प्रभावित होकर भारतीय सामूहिक मन में जो कुछ कमाया था, उस पर खड़े होकर मुक्तिबोध ने नई कविता की ओर छलांग लगाई। इसलिए उनकी कला से भी सभी प्रभावित हुए। वे अपनी कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं के माध्यम से हरदम दुनिया को बदलने के लिए बेचैन और छटपटाते रहते हैं। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में वे लिखते हैं, कवि जीवन जगत के प्रति वास्तविक विश्व दृष्टि का विकास करे और यह विश्व दृष्टि उनकी मानसिक प्रक्रिया की प्रेरक हो। यदि सचमुच यही मत है तो मेरी और उसकी पोजीशन में विशेष भेद नहीं। कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की जो कथा संसार उनकी कविताओं के संस्कार के एक अंग है। उनके गद्य साहित्य में उनकी कविताओं की विचारधारा का ड्रामा प्रस्तुत किया गया। उनके संपूर्ण कथा साहित्य में उनके वैचारिक संघर्ष का चित्रण है। इस प्रकार मुक्तिबोध का समूचा कृतित्व किसी भी तरह कह सकते हैं कि किसी भी तरह की आत्मतुष्टि के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क है और सबसे बड़ी कार्रवाई है। आइए अब हम देखते हैं कि निबंध के माध्यम से आखिर मुक्तिबोध कहना क्या चाहते हैं। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक नामक निबंध के माध्यम से मुक्तिबोध यह कहना चाहते हैं, या उनका मुख्य जो स्वर है कि यह एक साहित्यिक निबंध के कैटेगरी में रखा गया है। इस निबंध में लेखक बड़ी ही गंभीरता एवं बौद्धिकता से लेखक की ईमानदारी, लेखक की प्रक्रिया, उसकी सीमा, भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्य, नई कविता की त्रुटियां, रचनाकार की आत्मनिष्ठता तथा वर्तमान समय के आलोचकों के व्यक्तित्व को उजागर किया। यह निबंध उसकी प्रसिद्ध रचना एक साहित्यिक की डायरी का अंश है, जिसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में वसुधा पत्रिका में हुआ था। लेखक के अनुसार प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कोई भी रचनाकार अपनी रचनाओं में सतर्कता के साथ जब समाज की अच्छाइयों एवं बुराइयों का प्रस्तुतिकरण करता है या युग सत्य का निरूपण करता है तो उसे कलाकार की ईमानदारी कही जाती है। किंतु
लेखक का पड़ोसी मित्र जो विज्ञान के सिद्धांतों का पोषक है उसे खारिज कर देता है। यशराज के अनुसार रचना के लिए व्यक्ति के अनुभव के या फिर व्यक्ति अनुभव सत्य के साथ साथ अर्थात यथार्थ के साथ साथ वस्तु सत्य का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो रचना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अर्थात एक कवि का जो अनुभव है उस अनुभव के साथ साथ जो सत्य का उद्घाटन है वह भी होना चाहिए और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी संदिग्ध हो जाती है। लेखक के अनुसार रचना या सृजन एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जीवन भर क्रमशः चलती रहती है। रचनाकार को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। मुक्तिबोध कहते हैं कि एक रचनाकार हमेशा संतुलित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कभी भी अहम नहीं करना चाहिए कि वह जो कुछ कहता है वही सत्य है। रचनाकार की रचना में मैं और तुम, ये जो मैं और तुम का जो भेदभाव नहीं रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति की यही महानतम उपलब्धि है। लेखक के अनुसार विज्ञान भारतीय संस्कृति की इस भावना के प्रति संवेदनहीन है। लेखक के अनुसार किसी भी रचनाकार को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका कथ्य ही सर्वोत्कृष्ट और अंतिम है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तब उसे अपने बूढ़े पिता की याद आती है। उन्होंने कहा था कि आखिरी सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है। ये अर्थात मनुष्य के जीवन में जो सीख है या लर्निंग कर सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया, उसका अंत नहीं है। मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकता है और सीखता भी है। मुक्तिबोध के अनुसार कविता में आत्मपरक पक्ष और वस्तुपरक पक्ष दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। ये आत्मपरक पक्ष और वस्तुपरक पक्ष क्या है? आत्मपरक पक्ष अर्थात समाज से जो हम अनुभूत करते हैं या अनुभव करते हैं, जिसे हमारी आत्मा या हमारा हृदय स्वीकार करता है, और वही जब अभिव्यक्त पक्ष हो जाता है वो वस्तु पक्ष के रूप में हमें देखने को मिलता है। उनके अनुसार छायावादी काव्य आत्मपरक पक्ष की प्रधानता के कारण सीमितवाद के रूप में ही रह गया। इसलिए लेखक यशराज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि नई कविता के शिल्प पक्ष पर ही अधिक दबाव देना तथा वस्तु पक्ष से दूर रहना एक खतरनाक स्थिति पैदा करती है। यथा नई कविता की एक लीक पड़ गई है, वह भी एक ढर्रा है। अगर लेखक के अनुसार काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है तो वह काल और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। परंतु कुछ आलोचक अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को कभी कभी इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं कि वह यथार्थ से अधिक बनावटीपन जैसा प्रतीत होने लगता है। मुक्तिबोध के ये जो बुद्धिवादी जो कलाकार है, जो काव्य के सृजन पर जो बल देते हैं, जिसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारी नज़र में जो सीख है, जो एक कोटेशन उनका जो हम लोग देखते हैं कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पर बैठना पड़ता है, जरा सी बात पर चाटे की आघात की सारी संवेदनाएं गालों पर झेलनी पड़ती है। जी हाँ, इसी जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्र आशंकाएं, अजीबोगरीब उलझाव, फटी हुई टाट पट्टियाँ, पुराने स्याही, रंगे टेबिल, गुरुजी की भयानक दुतरफा मुछ और घर में माता पिता की डांट फटकार और बच्चों का कोमल छोटा शरीर। यह जो कथन है मुक्तिबोध जी उस समय महसूस करते हैं जब
वो अपनी डायरी के अंश को अपने मित्र यशराज को दिखाते और यशराज उसे देखते के साथ डायरेक्ट घोषित कर देते कि यह डायरी फ्रॉड है। और मुक्तिबोध की जो सारी उम्मीद थी उस डायरी के प्रति, इस निबंध के प्रति, वो धाराशाही हो जाता है। अतः संपूर्ण डायरी लिखने के बाद मोहल्ले के ऐसे व्यक्ति जो मूलतः साहित्य से अधिक विज्ञान से परिचित थे, जिन पर मोहल्ले के लोग हंसते थे, उसने उसकी डायरी को झूठा साबित कर दिया। इस घटना के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनका सारा श्रम बेकार हो गया। अपनी डायरी को जब यशराज के द्वारा फ्रॉड कहे जाने पर लेखक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर देते हैं, किंतु लेखक अपनी अतीत की ओर झांकते हैं और वो महसूस करते हैं कि जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चा टाँट के बोरे पर बैठा हुआ है और अध्यापक की डांट मार को चुपचाप सहता है, कुछ सीखता रहता है, वैसे ही वो अपने जीवन प्रशंसा एवं विरोध को स्वीकार करता हुआ चला रहा है। लेखक अपनी जिंदगी में आने वाली तरह तरह की रुकावटों एवं बाधाओं का रूप गिनता है, जैसे भय, आतंक, आशंकाएं, फटी हुई टाट पट्टियाँ तथा तरह तरह की मुसीबतें। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसकी जिंदगी को संस्कारित करने में उसके माँ बाप का योगदान भी रहा है। इस निबंध में अगर हम आगे जाकर देखते हैं कि लेखक यशराज या फिर उनकी साहित्यिक जगत से कोई, यशराज का साहित्यिक जगत से कोई संबंध नहीं है। वे विज्ञान के हिमायती हैं, वे प्रतिभाशील हैं और हर विषय के वाद विवाद में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। यशराज की जबान पर हमेशा प्लैंक और लाप्लास जैसे नाम नाचते रहते हैं। लेखक का मंतव्य है कि वह मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ के अंतर्द्वंद में उलझा हुआ। इस मैं का परित्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। जो व्यक्ति मैं या अहं के ऊहापोह में उलझ जाता है, वह पराभूत हो जाता है। भारतीय संस्कृति का यह महान संदेश है। अतः मैं के त्याग में ही मनुष्य की भलाई है। यशराज के द्वारा व्यक्त भावों एवं विचारों को सुनकर लेखक प्रभावित होते हैं। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसे अपनी बुद्धि और हृदय की भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने लेखन में कुछ जोड़ने घटाने या परिवर्धन की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी कमियों से ही सीखता है। अगर कबीर पर ध्यान देते हैं तो कबीर भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अगर कह सकते कि यशराज भी मुक्तिबोध के लिए वह निंदक है, जो साहित्यिक की डायरी या कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी इस निबंध डायरी को पढ़ने के बाद उसे फ्रॉड कहते हैं, जिसके कारण उनकी की गई आलोचना से मुक्तिबोध भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। वह यशराज की कही गई बातों या तर्कों को अपने लिए मूल्यवान भी समझता है। इसी समय लेखक अपने बूढ़े पिता की बातों को भी स्मरण करता है, जिन्होंने कहा था कि साहित्य हमेशा युग सत्य और नवीनता का आग्रही होता है। उसमें जीवन के अंतिम क्षणों तक संशोधित करना पड़ता है। लेखक के अनुसार अपने किसी विचार को मास्टरपीस कहकर उस अहम का प्रकट करना रचनाकार की सबसे बड़ी भूल है। मुक्तिबोध जी का एक अंश है इसमें, इस कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में, कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं लेखक जब अपनी व्यक्तिगत लिखी हुई डायरी को यशराज को सुनाता है तो जब यशराज फ्रॉड कह देता है
और यशराज के कथन पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए लेखक कहता है कि उसने अपने अनुभव एवं जानकारी के अनुसार ही डायरी में अपने विचारों को व्यक्त किया है। अपनी अनुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति ही लेखक का धर्म है, अर्थात डायरी में लिखी हुई बातें उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। एक रचनाकार के लिए उसकी ईमानदारी आवश्यक है, मगर यशराज उस ईमानदारी को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ईमानदारी के साथ साथ एक कवि या एक लेखक को सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे समाज में उतरकर समाज में के बीचों बीच जाकर कार्य करना चाहिए, न कि लिखकर सिर्फ अपने दायित्व को पूरा कर दे। यशराज जो भी कहते हैं वो उनकी जो उन सारी बातों को सुनकर मुक्तिबोध असमंजस में पड़ जाते हैं और बड़े भारी मन से सुनी की ओर देखना शुरू किए। इस चिंतन प्रक्रिया में पहली बात उसे यह समझ में आई कि जिस वस्तु के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया होती है, काव्य में उस वस्तु का चित्रण भी परम आवश्यक है। उसे दूसरी बात यह समझ में आई कि काव्य में सत्य तत्व को स्थापित करने के लिए वस्तु तथ्य के प्रति सही सही जानकारी तथा मानसिक प्रतिक्रिया का होना भी जरूरी है। इन दोनों बातों के बिना रचना अधूरी हो जाती है। मुक्तिबोध अगर इस निबंध में एक चीज देखें कि व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या अर्थ है, अधिक से अधिक वह अभिव्यक्ति की ईमानदारी है, इससे अधिक कुछ नहीं। तुम में तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं। जब यशराज का ये जो कथन है कि अभिव्यक्ति की ये अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति लेखक का जो मित्र यशराज उसकी डायरी को जो फ्रड बताता है, लेखक यशराज के कथन से दुखी होकर उसे आश्वासन देता है कि वह चाहे जो कहे परंतु उसकी डायरी में व्यक्तिगत ईमानदारी अवश्य है। यशराज लेखक के मंतव्य से सहमत नहीं होता है। यशराज के अनुसार लेखक ने खुले हृदय से अपने विचार डायरी के अंदर नहीं व्यक्त किया। उनकी भीतरी सोच और बाहरी अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। यशराज के अनुसार व्यक्तिगत ईमानदारी वास्तव में अभिव्यक्त की ईमानदारी से कुछ अधिक नहीं। लेखक की अभिव्यक्ति में कोई दुराव छिपाव या कह सकते कि दार्शनिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदारी आ सकती है। यशराज के अनुसार डायरी में लेखक के विचार स्पष्ट है। उसने ईमानदारी से अपनी बातें स्पष्ट किया। साहित्यिक सौंदर्य इनकी जो भाषा शैली बहुत ही सहज सरल है। यशराज के अनुसार यह हिंदी की नई कविता को साहित्य और संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, तो उसे काव्य की प्रवृत्ति और शिल्प दोनों में आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। अर्थात यशराज कहना चाहते हैं कि अगर कोई कवि नई कविता के दौर में साहित्य और संस्कृति के इतिहास में अगर अपनी भूमिका अदा करती तो उसे दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि उसके आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष के बीच में एक समन्वय स्थापित करना होगा। जब तक इसमें मेल नहीं होगा, कविता समाज के लिए महत्वहीन बनी रहेगी। उनके अनुसार किसी एक पक्ष की वरीयता कविता को एकालाप की ओर केंद्रित कर देगी। यशराज के अनुसार मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कविता में प्रधान प्रवृत्ति वस्तुपक्ष के वर्णन की ओर अधिक रही है, इसलिए मध्ययुगीन कविता में आत्मपक्ष गौण रहा है। छायावादी कविता में आत्मपक्ष की प्रबलता के कारण कविता समाज को नहीं प्रभावित कर सकी है और केवल एक वाद बनकर रह गया है। कवि मुक्तिबोध की जो दृष्टिकोण है वह जो एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, वह इस निबंध में हमें देखने को मिलता है। आइए यहीं पे इस निबंध की समाप्ति करते हैं। इस निबंध में या फिर इस
वीडियो के साथ आप लोगों को कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से जुड़े प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर से पुनः लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।